हेलो एवरीवन, आई एम गौरव विश्वकर्मा। आज जिनके साथ हम हैं वे 25 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा है। मैं स्वागत करता हूं अविरल सर का। थैंक यू गौरव तो सर आइए बात करते हैं। जी। हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं। उस समय सबको डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता था। आप टीचर कैसे बन गए? हम लोग जब बड़े हो रहे थे 90 के दशक में, तब करियर को लेके उतनी खास अवेयरनेस थी नहीं। और जिस तरह के फाइनेंशियल क्लास को हम बिलोंग करते हैं, वहाँ आप बड़े हुए, ग्रेजुएट हुए, परिवार की ज़रूरतें हैं, आपको काम करना है। तो जो पहला काम आपको मिल गया, ये नहीं कि अब करियर काउंसलिंग हो और पता लगे आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। जो पहला काम आपको मिल गया वो आपने कर लिया। मुझे पहला काम टीचिंग का मिला। पहले पहले दिन जब मैं क्लास गया, बच्चों ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा, पढ़ाया। 1 घंटा गुजरा और मुझे समझ आ गया यही वो काम है, जिंदगी भर मुझे ये करना है ना। तो ये तो नहीं कि बड़ी प्लान करके टीचिंग की, लेकिन हाँ, एक बार करने के बाद फिर कभी और नहीं सोचा कि कुछ और किया जाए, फिर टीचिंग ही करनी थी। बहुत बढ़िया सर। एक प्रेरणा मिलती है लोगों को टीचर बनने की। सर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है पेरेंट्स के मन में बच्चों की पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? देखिए, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये करीबन उस उम्र के हैं जब बच्चे बस बड़े हो रहे होते हैं। मैं आमतौर पर 9th 10th 11th 12th इन बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। इस उम्र में बच्चों के साथ अपनी अलग परेशानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसी समय पेरेंट्स को ये लगता है कि मार्क्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समस्या ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने भी सक्सेसफुल लोग आज हम देखते हैं, वो किसी फील्ड में हों, क्या वो सब स्कूल टॉपर्स थे? या जितने स्कूल टॉपर्स हैं, क्या आप श्योर हैं वो सब सक्सेसफुल होंगे? बहुत पुरानी बात है, मुझे एक स्टोरी याद आती है। मेरी एक स्टूडेंट थी, आमतौर पर बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी। इवेंचुअली बड़ी होकर ड्यू से साइकोलॉजी में उन्होंने पढ़ाई करी और अपना करियर बहुत बढ़िया चला रही हैं। जब उसके मार्क्स इन जनरल अच्छे आते थे, एक दफ़े मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा आपके मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, पेरेंट्स बड़े खुश होते होंगे आपके। उसने कहा हाँ सर, मम्मी को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा फ़र्क नहीं पड़ता मतलब? कल को कम मार्क्स आएंगे तो वो सर, वो ना कम मार्क्स में ज़्यादा दुखी होती है, ना ज़्यादा मार्क्स में ज़्यादा खुश। मुझे लगा ये कोई नई बात है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तो मैंने उससे नंबर लिया और उसी शाम उसकी मदर को फ़ोन किया। मैंने कहा मैम, ये बच्ची आपकी बता रही है कि आपको मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तो मैंने देखा नहीं, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा सर देखिए, मार्क्स का ऐसा है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है, एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देने गया, बदकिस्मती से कोई ऐसा सवाल आ गया जो उसको वहां नहीं बना, या वो पढ़कर नहीं जा पाया था, मार्क्स नहीं आएंगे। या कभी ऐसा भी हो जाता है उसने खास पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पेपर में सारे वही सवाल है जिसको बनते थे, उसके मार्क्स आ गए। इसका मतलब है मार्क्स ये नहीं बता रहे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, मार्क्स सिर्फ मार्क्स बता रहे हैं। पढ़ रहा है कि नहीं मुझे दिख रहा है ना। तो मैं अगर डांटूंगी अपने बच्चों को तो इसलिए कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे। मैं पेरेंटिंग के मामले में उनसे काफी कुछ सीखा। मुझे समझ आया कि पेरेंट्स को शायद इस बात को उतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि मार्क्स कितने आए, इस बात को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चे ने मेहनत कितनी की। सारे बच्चे एक से नहीं होते गौरव, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। अगर हम सबको एक ही तरह तौलें तो मुश्किल हो जाएगी। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को मार्क्स को अनड्यू वजन देना कम करना होगा। एक और छोटी सी बात है, एक और बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है जब बच्चों को कंपेयर किया जाता है। कई बार अपने भाई बहन से, कई बार कजिन से, कई बार पड़ोसियों से। बड़ी कॉमन सी चीज आपने कई दफा सुनी होगी ये बात कि उसको देखो उसने क्या किया और तुम देखो। इसके बारे में भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है और बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है, पेनफुल भी है थोड़ा। लेकिन एक बच्चा था हमारे पास, पढ़ता था, बहुत साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल 2007 की बात कर रहा हूं। तो ये बच्चा जो था, राहुल नाम था इसका, बड़ा हुआ, आईआईटी गया, सक्सेसफुल करियर बनाया, कमाल का पैकेज लगा और वो इंस्पिरेशन बन गया काफी सारे लोगों के लिए आसपास। उसकी कजिन थी पारुल, वो मेरे पास 9th या 10th पढ़ रही थी उस समय। 10th पढ़ी, 11th गई और एक दिन शाम को आकर मेरे पास बहुत रोई, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कहा सर वो
जब कितना भी पढ़ लो, मम्मी का सिर्फ एक ही कोना था, राहुल भैया को देखो, राहुल भैया को देखो, उन्होंने ये किया, राहुल भैया को देखो, उन्होंने वो किया। उसने कहा, मैं कभी कभी लगता है चीख के बोलूं, मम्मा मैं राहुल नहीं हूं, पारुल हूं, पारुल। तो सही बात। कंपैरिजन और मार्क्स को अनड्यू वेटेज देना, ख्याल ये बच्चों के मन में प्रेशर क्रिएट करता है। माँ बाप को नहीं लगता कि हम प्रेशर क्रिएट करें, वो आपसे बोलेंगे हम कभी प्रेशर क्रिएट नहीं करते, लेकिन ये बातें कितना प्रेशर बच्चों के मन में क्रिएट करती हैं वो आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। तो अच्छा, आपके हिसाब से एजुकेशन का ट्रू पर्पस क्या है सर? मतलब पढ़ाई करना सबको पसंद तो है नहीं, तो बच्चे पढ़े ही क्यों? बड़ी मजे की बात है कि आमतौर पर एजुकेशन का पर्पस जब पूछा जाए तो उसका एंड कहां होता है जाकर, कितने का पैकेज लगा। आप कितने एजुकेटेड हैं, मतलब कितने का पैकेज लगा। लेकिन आप जरा समझिए, एजुकेशन का मतलब महात्मा गांधी ने उस जमाने में यह बताया था, एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। Education makes you a virtuous citizen. It makes you a person who can be in harmony with the surrounding, with the different castes and creed and religion, with different cultures. Education makes you a person. The real purpose of education is not just the economic gain of it. This is what we have made up. मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं और ज्यादातर लोग हुए हैं, सबके सब टॉपर्स कभी नहीं थे। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स और पैकेज नहीं है, रियल पर्पस है आप कितने बेहतर इंसान बन पाए। मुझे लगता है गांधी जी ने उस जमाने में जो बात कही थी अभी भी उतनी रेलेवेंट है। उन्होंने कहा था कि बॉडी, माइंड एंड सोल, तो पेरेंट्स को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना गौरव, आपने देखा होगा कि मैंने कई बार देखा है 9th या 10th में बच्चा पहुंचा और पहुंचने के बाद उसके पहले तक वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था, बैडमिंटन में बहुत अच्छा था, कोई और चीज़ अच्छी करता था, गाता था, गिटार बजाता, कुछ करता था। 9th-10th में पहुंचा, माँ बाप ने वो छुड़ा दिया। कई बार वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको लगता है खेलने से समय खराब हो रहा है। ना ना, खेलने से समय खराब नहीं हो रहा है। खेलने से आपकी बॉडी और आपके माइंड में जो कनेक्शन बन रहा है वो सिर्फ पढ़ने से नहीं बन सकता। आप जब म्यूजिक प्ले करते हो, जब आप गाने गाते हो, जब आप डांस करते हो, वो जो आपके मन के अंदर कनेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, ये आपके बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है। आप डिग्री पाकर आप वकील बन सकते हैं। अच्छे वकील सिर्फ डिग्री से नहीं बन सकते। आप डिग्री पाकर डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर से उससे नहीं बन सकते। डॉक्टर वो भी है जहां आप जाते हैं, वो आपको पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, दवाई दी, चले गए। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी जहां आप जाते हैं वो आपसे हालचाल लेते हैं, वो आपसे दवा पूछने के पहले बहुत सारी बातें करते हैं। सही कहा। और फिर उसके बाद उनका असर कई दफा उनकी दवाओं के असर से ज्यादा हो जाता है। क्या बात है। तो क्या बात है। एजुकेशन हमें डॉक्टर नहीं, अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए, वकील नहीं, अच्छा वकील बनाने के लिए, ये उसका ट्रू पर्पस होना चाहिए। सर बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकर सर, कुछ पुरानी चीज़ें याद दिला दी आज आपने। सर जब आपने पढ़ाना शुरू किया, पहले जेन-ज़ी को पढ़ाया, अब जेन अल्फा, लोगों के सीखने के तरीके में कोई बदलाव देखा क्या आपने, या ये एनवायरनमेंट ही बदल गया है? देखिए, बेसिक ह्यूमन नेचर होती है टू लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग। बेसिक ह्यूमन नेचर है। एक छोटा सा बच्चा भी है, वो पहली पहली दफा किसी गर्म चीज को हाथ लगाएगा ये सोचे बगैर कि उससे क्या होगा, लेकिन हाथ लगाने के बाद जल गया तो फिर वो जब भी ऐसी कोई चीज देखे जिससे डर है जलने का, वो नहीं छुए, सीख लिया उसने। लर्निंग इज बेसिक ह्यूमन नेचर, वी आर ऑल लाइक दैट। तो ये नहीं है कि लर्निंग में कोई खास बदलाव आया है। बात ये बिगड़ गई है कि समय के बढ़ने के साथ, टेक्नोलॉजी के एडवेंट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ, अब इंफॉर्मेशन हर सब्जेक्ट पर हर समय आपके पॉकेट में मौजूद है। मान लीजिए आप जब छोटे थे, आपके टीचर ने आपसे कहा बेटे आपको कल एक टेलीस्कोप बनाकर लाना। लेट से बात ये हुई, गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, किताबें थी, पढ़िए, पता लगाइए उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जाइए बढ़ई की दुकान से जाकर लकड़ी लेकर आइए या कागज लेकर आइए, लेंस लेकर आइए, खुद बैठिए, बनाइए और फिर जाकर अपने टीचर को दिखाइए और फिर टीचर आपको बताएगा आपसे क्या गलती हुई, और ये प्रोसेस चलता होता।
लर्निंग प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस करना, तब जाकर आप सीख पाते हैं। ये बड़े जरूरी स्टेप थे। अब सब कुछ बना बनाया है, आपने इंटरनेट में हाउ टू मेक अ टेलीस्कोप, उसने उठाकर दे दिया। चैट जीपीटी, आपके पास हर चीज का जवाब मौजूद है। तो अब समस्या ये नहीं है कि हमारे पास सीखने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, समस्या ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से हमें चुननी कौन सी, बस ये सीखना बाकी है। तो बदलाव जो है सीखने के तरीके में नहीं, असल में हमारे एनवायरनमेंट को हमने रिस्पॉन्ड इस तरह से कर दिया है कि अब हम खुद एक्सपीरियंस करके, खुद एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीख रहे, किसी और की कही सुनी बातों से सीख रहे हैं। और इसीलिए जो इंटेंसिटी सीखने में चाहिए होती है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। क्या बात है सर, मैंने अभी आज 3 ई सीखे आपसे। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। तो जेन जी हो या अल्फा, टीनेज बड़ी डिफिकल्ट होती है सर, सब जानते हैं, सबके लिए डिफिकल्ट है। आपको एज अ टीचर क्या लगता है कि इस उम्र में बच्चों के लिए सबसे मुश्किल चैलेंजेस क्या हैं, और इन चैलेंजेस की वजह से उनकी पढ़ाई या फोकस पर क्या असर पड़ता है? कैसे है, अव्वल तो ये समझें कि टीनेज के दौरान बच्चों के शरीर में परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन इसलिए हैं कि बायोलॉजिकली आप बड़े हो रहे हैं, तो आपके शरीर में तरह तरह के हार्मोन्स आ रहे हैं। उन हार्मोन्स के चलते आपके मन में तरह तरह के विचार, तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये अपने आप में एक चैलेंज है। और हमारा जो सिस्टम है, जो सामाजिक संरचना है, उस संरचना में इन विषयों पर बातचीत करना बहुत आसान नहीं होता। तो ऑब्वियसली जब आप टीनेज में हैं, थोड़ी समस्याएं तो ऑलरेडी आपके साथ चल रही हैं। इनमें से ज्यादातर समस्याएं वो हैं जिनके बारे में खुलकर आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो आपको इनके साथ ही जीना है जब तक आप खुद नहीं सीख सकते, 7-8 साल 9 साल में। लेकिन इस पर अगर आप ऐड ऑन करें पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को, मार्क्स को लेकर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो कितना प्रेशर क्रिएट करती है बच्चों के दिमाग में, कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ये एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक्सपेक्टेशन जब अनरियलिस्टिक हो जाती हैं तो चैलेंज और मुश्किल हो जाता है। देखिए, मुझे याद पड़ता है कि एक पेरेंट हमारे पास आए, उनका बेटा हमारे पास जब पढ़ने आया था तो कोई 60-65% लाता था। बच्चा अच्छा था, लेकिन शायद पढ़ने का तरीका ठीक नहीं था, या उसको शायद स्कूल में समझ अच्छी तरह नहीं आता, जो भी बात रही हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, चीज़ें बनने लगी, मार्क्स बेहतर होने लगे। और एक दिन उसके पेरेंट जो है वो शायद क्वार्टरली एग्जाम के बाद आए, और मुझे लगा कि मुझे रिजल्ट पता था पहले से, मुझे लगा ये बड़े खुश होंगे कि सर बच्चा पढ़ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो आए, उन्होंने कहा सर मैं बच्चे के रिजल्ट से खुश नहीं हूँ। तो मैंने कहा बच्चे रिजल्ट से खुश नहीं, मतलब क्या हुआ? तो सर देखिए, मैं स्कूल गया रिजल्ट लेने, इतने सारे बच्चों का नाम बोर्ड पर था और 3-4 बच्चों का नाम था, इसका नाम ही नहीं था। तो मैंने कहा सर आपका बेटा जहां से आया था वहां से बहुत बेहतर कर रहा है। विश्वास कीजिए, एज ए टीचर मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं इस बच्चे को पढ़ा रहा हूं, इसने इतनी मेहनत करके मार्क्स बेहतर किए हैं। आपको इसकी जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर खुश होना चाहिए। नहीं सर वो तो है, लेकिन क्या है सर कि अब अपन बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं तो बच्चों को भी तो ड्यूटी बनती है ना, वो नाम अपना कम से कम बोर्ड पे लेकर आए। मैंने कहा सर आप किस बात को कंपेयर कर रहे हैं? रिजल्ट को? आप ये देख पा रहे हैं वो कितनी मेहनत कर रहा है? समस्या ये है कि मैं तो टीचर हूं, चलिए मैं तो शायद बातचीत करके छोड़ दूंगा, लेकिन ये वाले पापा जब घर जाएंगे, वो बच्चा जो मेहनत करके स्कोर करके आ रहा है, उस बच्चे के दिमाग पर इनकी बातों का क्या असर पड़ने वाला है? एक और बड़ी समस्या आपने कई दफा सुनी होगी, अगर आप बच्चों से घिरे हैं, आप खुद करियर काउंसलिंग करते हैं, आपने कई बार बच्चों को देखा होगा, कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स आके बोलेंगे सर बच्चा पढ़ता तो बहुत है, मार्क्स नहीं आते। मैं बच्चे से पूछता हूं बेटा जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है? इनवेरिएबली उसका जवाब होता है सर डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है? वो सर रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो क्या होगा जी। सर डांट पड़ेगी। देखिए, यदि कोई बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहा है, टीचर ताली बजा रहे हैं, बच्चे ताली बजा रहे हैं, रिश्तेदार उनके एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब उस बच्चे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी बहुत बेहतर कर रहा है। सपोर्ट की ज़रूरत तब है जब बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है। लेकिन बात उल्टी होती है, हम तब सपोर्ट दे रहे हैं जब बच्चा सक्सेसफुल है,
लेकिन जब वो फेल हो रहा है, जब वो उतना नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए, उस समय सपोर्ट देने की बजाय हम ताने दे रहे हैं, अरे इतना करते तुम्हारे लिए, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो हमें समझना पड़ेगा, टीनेज अपने आप में एक समस्यात्मक समय है। उस समय हम अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, वो फेलियर से डील करना सीखेंगे, और जब वो ये सीखेंगे तो जिंदगी में बिना डरे आगे बढ़ पाएंगे। बहुत खूब कहा सर आपने, ये इसकी ज़रूरत है आज। तो सर पढ़ाई से एक चीज़ याद आई, जी। हमारे देश में ना बहुत सारे बच्चों को मैं देखा है सर, मैथ्स हमारे देश में बच्चों को एक भूत की तरह डराता है। ये बच्चे मैथ्स से इतना डरते क्यों हैं? बल्कि मैं आपको बताऊं, मैथ्स जो है या भूत जो है, आपने देखा होगा, भूत होते नहीं है, भूत बनाए जाते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, हाँ। आपने भूत देखा नहीं है, लेकिन कहानियां बहुत सुनी है आपने। अंधेरा है तो भूत लगने लगता जी है। जी। इसी तरह मैथ्स का भूत बनाया हुआ भूत है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैथ्स को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करिए, मैथ्स को स्किल की तरह ट्रीट करिए। आपने कभी सुना है एक बच्चा ड्राइविंग सीखने का ड्राइविंग नहीं सीख पाया? क्योंकि ड्राइविंग स्किल है। एक बच्चा स्विमिंग सीखने का स्विमिंग नहीं सीख पाया, वो भी स्किल है। मैथ स्किल है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप बहुत छोटी से छोटी कोई चीज कर रहे हो, आप टीचर हो, ऑब्वियसली मैथ्स आपके काम आएगा। आप इकोनॉमिस्ट हो, आपको मैथ्स काम आएगा। आप साइकोलॉजिस्ट हो, आपको बच्चों की क्वालिटीज को मेजर करने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, आपको फ्रीक्वेंसीज देखनी पड़ेंगी। आप फिल्म मेकर हो, आपको मैथ्स लगेगा। उसे स्किल की तरह देखिए। दूसरी बात यह है कि बच्चों पर यह दारोमदार क्यों कि बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं। मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कहूं, आपको समझ में ना आए, तो मैं कह दूं आप डम्बो, आपको समझ नहीं आता। नहीं, हो सकता है मेरे बात करने के तरीके में कोई कमी हो, मैं दूसरी तरह से बात करके देखूं। मैथ्स सीखने के लिए बच्चे की अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हो सकती है। एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उन 50 बच्चों में कुछ को सुनकर सीखना अच्छा लगता है, कुछ को देखकर, कुछ को एक्सपीरियंस करके, कुछ को ऐसा लगता है वो खुद करके देखेंगे। क्या हम अपने टीचर्स को ये बता रहे हैं कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? हम बच्चों को क्यों कहें कि आपको मैथ समझ नहीं आ रहा? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, आप मैं दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिंपल सवाल है, देखें आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। मैं आपसे कहूं, गौरव 0.75 इंटू 48 बताइए कितना होगा? सर कागज पेन या कैलकुलेटर लगेगा मुझे। सही बात है। चलिए अब मेरी बात सुनिए, 0.75 असल में 3/4 होता है, फ्रैक्शन फॉर्म। सही बात है। तो अगर 3/4 इंटू 48 करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 12 3 जा 36। 1 2 3 6। क्या आपको लगता है कि ये बहुत कठिन था? और जब ये कठिन नहीं था तो फिर हमारे बच्चों को ये क्यों नहीं पता? हमारे बच्चों को ये क्यों नहीं बताया गया कि आप कम कैलकुलेशन के साथ भी बड़े बड़े सोल्यूशन निकाल सकते? मेरी फिलॉसफी है मैथ्स में, मिनिमम कैलकुलेशन मैक्सिमम सोल्यूशन। तो मैं आई कॉल अपॉन ऑल द टीचर्स टू सिट टुगेदर टू टॉक on the learning styles of different people and prepare activities based on the learning styles of different people. Tell them if they don't listen, experiment with them. If that doesn't work, show animations to them. If that doesn't work, do something else. कुछ लोग ऐसे होंगे जो सब कुछ सीख जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ सीख पाएंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो कुछ भी ना सीखे। क्या बात है सर। इसीलिए मैथ्स का भूत बनाया हुआ भूत है। मेहनत की जाए तो भूत होते नहीं। और साइंस के बारे में? बड़ी सिंपल सी बात है, साइंस वैसे भी करने की कला है, साइंस सुनने की कला थोड़े है। नहीं, आप समझ के देखिए, बहुत छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने 9th क्लास के पहले लेबोरेटरीज का मुंह नहीं देखा होता। क्यों नहीं देखा होता? हम बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाएं या बच्चों को कोई चीज़ महसूस कराएं, दोनों में फ़र्क है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मुझे मैथ साइंस ठीक ठाक आ जाती थी, अंग्रेजी भी ठीक ठाक आ जाती थी, सोशल और हिंदी में बड़ा बुरा हाल था, खासकर हिस्ट्री में बहुत बुरा हाल। मैं बड़ा हुआ, मेरी वाइफ जो हैं उनको घूमने का बड़ा शौक है, तो गाहे बगाहे हमें ले जाती हैं, कहीं ले जाती, कहीं कोई कोई किला दिखाने ले गई, तो कोई कहीं कुछ ले गई। हम जब पहली पहली बार आमेर फोर्ट घूमने गए, हम जब पहली बार ताज या सांची स्तूप घूमने गए, हमने वहाँ गाइड लिया,
मैंने बहुत दफ़े किताबों में पढ़ा था, मीनारें ऐसी होती हैं, गुंबद ऐसे होते हैं, वो स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला ऐसी होती है, अफ़गानी स्थापत्य कला ऐसी होती है, भारतीय स्थापत्य कला वैसी होती है। मुझे बिल्कुल समझना है, बिल्कुल समझना है। विश्वास कीजिए, पहली दफ़ा जब मैंने किले देखे ना, मुझे थोड़ा समझ आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसको आप मीनार कह रहे थे, इसको आप गुंबद कह रहे थे। जब मैं पहली बार ताज देखने गया, मैं अवाक रह गया देख के। मैं जिसे हिस्ट्री में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं, आज मुझे पता है कि पाली और प्राकृत भारत की प्राचीन भाषाओं के नाम है, क्योंकि मैं सांची स्तूप गया था तो वहां गाइड ने मुझे बताया। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज मेरे पास है, जबकि मैं मैथ्स और साइंस का टीचर हूं, क्योंकि हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट मुझे कभी किताबों ने नहीं दिया, उन जगहों ने मुझे वो इंटरेस्ट दिया। मेरा पूछना यह है, हमारे बच्चे कब हिस्ट्री महसूस करने जाएंगे? हमारे बच्चे कब साइंस करके सीखेंगे? हमारे बच्चे कब उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट पैदा कर पाएंगे? अगर हम ये कर पाते हैं तो विश्वास करिए, सब्जेक्ट पढ़ाना उतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत खूब सर, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आपकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे बच्चों का कंफ्यूजन कम हो जाए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए? क्योंकि आज देश के बहुत सारे टीचर से मैंने सवाल सुना है सर। देखिए, अब बात बड़ी सिंपल सी है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट होता है? जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है, आप उसको स्वतः करने लगते हैं, अपने आप। आपने कभी किसी बच्चे को इंस्टाग्राम सिखाया है कि खोलते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं? कभी किसी छोटे बच्चे को बताया है कि आपको व्हाट्सएप पर कैसे और क्या करना है? जरा जरा से 2-2 साल के बच्चे जानते हैं, माइक दबाओ, बोलो तो ऑडियो मैसेज जाता है। हमने तो नहीं सिखाया। कैसे सीखे वो? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है? यदि हम सब्जेक्ट्स को उनकी जिंदगी से जोड़ दें। जैसे हिस्ट्री के बारे में मैंने कहा, वो अगर जाकर देखें बेहतर समझेंगे। मुझे लगता है स्कूल्स को टूर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, अलग अलग जगह जाना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा, उनके अनुभव का हिस्सा बने। एक बार उन चीजों को देख लेने के बाद जब वो पढ़ेगा, बेहतर समझ आएगा, क्योंकि वो अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहा। आपने वो पुरानी कहानी सुनी होगी, मुझे याद है बचपन में हम लोग हिंदी किताब में कहानी सुनते थे, बड़े कमाल की कहानी थी कि एक नाविक एक पंडित जी को नाव से नदी पार कराता है, और बातचीत के दौरान पंडित जी उसको बोलते हैं कि क्यों भाई, तुमने रामायण पढ़ी है? तो नाविक बेचारा हाथ जोड़ कहता, महाराज हम तो खाने पीने में ही समय निकाल देते हैं, खाने कमाने में कहाँ हम। अच्छा ठीक है, तो महाभारत पढ़ी है? नहीं। वहाँ जीवन खराब है तुम्हारा। हाँ? थोड़ा आगे जाकर गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी, जीवन खराब है तुम्हारा। थोड़ी देर आगे जाकर तूफान सा आने लगता, नाव डगमगाने लगती है, तो नाविक पंडित जी को पूछता है, महाराज तैरना आता है? और उसके बाद की कहानी बताने की जरूरत नहीं है। जी सर। कहने का मतलब ये है, जिंदगी से जोड़ दीजिए। अगर पंखा चलता बच्चा देखे तो रोटेशनल मोशन ध्यान आना चाहिए। इंद्रधनुष देखे, रेनबो देखे, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन याद आना चाहिए। हम जो भी अपने आसपास होता हुआ देखें, यदि हम अपनी किताबों से उसको जोड़ पाएं, अपने आप हर चीज इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्या बात है सर। क्या ऐसा हुआ है सर आपके साथ कि आपने सारी स्ट्रैटेजी लगा दी, पूरी मेहनत कर ली बच्चे के साथ, और बच्चे ने कह दिया हो सर मुझे समझ में नहीं आया? अरे, पता है, अ गुड टीचर हैज टू बी अ गुड लर्नर, और बच्चों से बेहतर आपको ये सिखा ही नहीं सकता। मान लीजिए मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, एक थोड़ा सा ईगो का गुब्बारा भी अंदर आ जाते, कह रहे मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं। जी। एक बच्चे ने हाथ उठाया, एक्सक्यूज मी, हाँ बेटे बोलिए। सर मुझे समझ नहीं आया। आपका बलून जो है वहीं फट जाना चाहिए, और आपको तरीके खोजने चाहिए, और ऐसा कई दफा हुआ। मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात कह पाता हूं कि मुझे इन ऐसे बच्चों का सानिध्य मिला जिन्होंने सवाल पूछने में कभी गुरेज नहीं किया। जो उनके मन में आया सो उन्होंने पूछा। एक दिन मैं फिजिक्स में 12th क्लास में एक इंटरफेरेंस करके टॉपिक होता है, मैं पढ़ा रहा था इंटरफेरेंस। तो मैंने समझाया कि दो वेव्स जब एक साथ एक मीडियम में गुजरती हैं तो उनका इंटरेक्शन होता है, ऐसे ऐसे करके इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, ग्राफ, मैथमेटिकल डेरिवेशन सब करा दिया। और सब करा देने के बाद एक बच्चे का हाथ धीरे से ऊपर, सर समझ नहीं आया। जैसे ही उसने ऐसा कहा, मुझे लगा बाप रे, मैंने क्या किया, इतनी मेहनत से पढ़ा, इसको समझ नहीं आया।
तुरंत मेरे मन में ख्याल आया और क्या तरीका हो सकता है। अब मैंने उसको लेमेंस लैंग्वेज में समझाया। हो सकता है मेरी बात आपको समझ आए ना आए, लेमेंस लैंग्वेज मैंने कहा कि सुनो एक काम करते हैं, हम 3 रस्सियां लेते हैं, ठीक है, यस सर। तीनों रस्सियों के एक सिरे को साथ में बांध देते हैं, ठीक है, यस सर। अब इनमें से एक सिरा आप ले जाइए, एक सिरा मैं ले लेता हूं, यस सर। सर तीसरा वो नीचे पड़ा हुआ है, अभी वो लटका हुआ है और बहुत हल्का है, ठीक है। अब मैं रस्सी को ऐसे हिलाता हूं, तो बताइए आपको क्या लगेगा? सर रस्सी में ऐसे 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 वेव बनेगी और मेरे पास भी ऐसी वेव आएगी। गुड। अब मैंने दूसरी रस्सी भी उठा ली, आपके हाथ में एक छोर है, मेरे हाथ में 2 छोर है। एक हाथ को मैं ऐसे हिला रहा हूं और एक हाथ को मैं ऐसे हिला रहा हूं। अब जब वो जॉइंट में पहुंचेगी तो ये वाली वेव इसको ऊपर उठाने के चक्कर में होगी और ये वाली वेव इसको साइड उठाने के चक्कर में होगी। तो ये पार्टिकल ना यहां जाएगा ना यहां जाएगा, वहां जाएगा, यानी आपको ऐसी वेव मिलेगी। हाँ, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी। समझ आया? यस सर, समझ आ गया। बहुत खूब सर, काफी इंटरेस्टिंग था सर ये। जी। तो सर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी का एजुकेशन सेक्टर में क्या रोल है? साइंस और टेक्नोलॉजी में ना बड़ा महीन फर्क है। साइंस मतलब नॉलेज, ज्ञान। टेक्नोलॉजी मतलब एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मेक अ लाइफ बेटर। And who doesn't want education to get better? I'm telling you, technology to me is a boon to education. It's a boon to education. आप समझिए कि जब टेक्नोलॉजी नहीं है और आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास क्या है? उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी बोर्ड और चौक, आपके पास यही है, किताबें। लेकिन आज अगर मैं कोई चीज डिलीवर करना चाहता हूं और मैं उसे इस तरह डिलीवर करना चाहता हूं कि बच्चा और ज्यादा बेहतर समझ पाए, तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड का ऑप्शन है। उसमें मैं बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, तरह तरह के फिगर्स। मैं ड्राइंग के मामले में जरा चैलेंज्ड हूं, मुझे उतना आता नहीं है, तो मैं 3D या 2D डायग्राम्स आसानी से बना सकता हूं। मान लीजिए कि मेरे पढ़ाने के बावजूद बच्चे को समझ ना आए, मैं अब उसी चीज को 3D एनिमेशन के जरिए पढ़ा सकता हूं। मैं अगर चाहूं कि बच्चे को और बेहतर समझ में आए, तो आजकल आपने सुना होगा वो स्टेम करके होते हैं, जो किट्स आती हैं जिनमें एक्सपेरिमेंटल किट्स होती हैं, मैं उन्हें मंगाकर बच्चों को एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। टेक्नोलॉजी का महत्व एजुकेशन के मामले में बहुत कमाल का है। आप ये भी समझिए कि बच्चों का असेसमेंट हम किस तरह करते हैं, हम किस तरह इवैल्यूएट करते हैं बच्चों को, कि हमने एक एग्जाम पेपर दे दिया, एग्जाम पेपर बच्चों ने सॉल्व किया और हमने मार्क्स दे दी। मार्क्स देने का मतलब हमने आपको मार्क कर दिया कि सुनो तुम 10 on 10 के लायक हो, तुम 9 on 10 हो, तुम 8 on 10 हो, तुम 2 on 10 हो। असेसमेंट कहां है? हम ये कहां असेस कर रहे हैं कि उस बच्चे का लर्निंग गैप कहां है? 10 में से 7 मिले वो ठीक है, पर वो 3 नहीं मिले उसको कौन देख रहा है? वो तो सब बता रहे हैं कि 7 नहीं मिले। आप एआई के जमाने में एक बहुत कमाल की चीज हो सकती है, हम उसे एडेप्टिव एआई कहते हैं। एडेप्टिव एआई का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पोज किया किसी बच्चे को, बच्चे के सामने क्वेश्चन है, उसने एक जवाब दिया, जो जवाब उसने दिया वो जवाब सही नहीं है, तो टीचर क्या करेगा? डांटेगा, तो डांटना नहीं पड़ते, या क्या करेगा? क्योंकि टीचर पास इतना टाइम नहीं है। एआई के पास टाइम की समस्या नहीं है। एआई ने एक दूसरा क्वेश्चन दिया, उसको लगा कि इसको शायद ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो उसने उस कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए उससे थोड़े निचले स्तर के और सवाल एक 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 करके देते गया, तब तक जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। जब हो जाए तो नेक्स्ट। देखिए, टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस बच्चे तक पहुंच पाए, उसके उस लर्निंग गैप तक पहुंच पाए जो आमतौर पर हम नहीं पहुंच पाते। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एनिमेशन या स्मार्ट बोर्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट किट नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें पावर देती है पेनिट्रेट करने का उस आखिरी बच्चे तक जो समझना चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। हमें मौका देती लर्निंग गैप्स को पहचानने का, वो लर्निंग गैप जो काफी सालों से छूट रहे थे, जिनके चलते बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में कम हो रहा था, हम वो लर्निंग गैप को आज कवर कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज अ बून, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो यहां एक बात जरूर कहनी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी को टूल की तरह इस्तेमाल करें, हम टेक्नोलॉजी को टीचर के रिप्लेसमेंट की तरह इस्तेमाल ना करें। ऐसा क्यों जरूरी है? देखिए, टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है वो एक बात है, लेकिन टीचर केयर कर रहा है, टीचर बच्चे के प्रति कंपैशनेट है, टीचर ह्यूमन टच है। हम बच्चे बड़े कर रहे हैं, रोबोट नहीं बड़े कर रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी को टूल की तरह इस्तेमाल करें, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं।
तो सर इससे आपको नहीं लगता कि बच्चे ज़्यादा स्मार्टर बन रहे हैं या ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बन रहे हैं? इस्तेमाल पर है। न्यूक्लियर एनर्जी, भारत के पास न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी है, या परमाणु संपन्न देश हैं, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है, बाकी देश परमाणु संपन्न देश हैं। जी। परमाणु संपन्न देश होने का मतलब है आपको न्यूक्लियर एनर्जी की एक्सेस है। यदि न्यूक्लियर एनर्जी की एक्सेस है तो अब आप उस न्यूक्लियर एनर्जी का करते क्या है? आप 1 किलोग्राम यूरेनियम को अच्छी तरह से न्यूक्लियर फिजन करा के इतनी एनर्जी निकालें कि आपके शहर को कई साल तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, ये इस्तेमाल? या फिर 1 मिनट में उससे इतनी एनर्जी निकालें कि 2-4 शहर नेस्तनाबूद हो जाए? एनर्जी दोनों में है, इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, बात यह है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। तो आज हमने जाना कि एआई, एडाप्टिव एआई, और एक टीचर जब पढ़ाता है तो एआई क्या नहीं कर सकता है। एआई आपकी केयर नहीं कर सकता। तो सर आपके हिसाब से एक आइडियल क्लासरूम कैसा होना चाहिए? वहाँ कौन कौन से गैजेट्स होंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी? मतलब आपका ड्रीम क्लासरूम। देखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कौन से गैजेट्स होंगे। आज ये हैं, कल वो होंगे। सही बात। हम जब पढ़ते आ रहे थे तो ब्लैक बोर्ड था, चौक थी, उसको डस्टर से मिटाओ तो धूल उड़ती थी। उसके बाद वो ग्रीन बोर्ड हो गया, डस्टलेस चौक आ गई। उसके बाद स्मार्ट बोर्ड आने लगे। पहले अलग तरह के बोर्ड थे, आजकल टच स्क्रीन बोर्ड आने लगे। तो टेक्नोलॉजी तो बदलती जाएगी। ड्रीम क्लासरूम ऐसा कि टेक्नोलॉजी समय के साथ इवॉल्व होती, उसका इस्तेमाल बदलता रहे, क्या नहीं बदले। ड्रीम क्लासरूम में एक ऐसा टीचर हो जो केयर करता हो, जो बच्चों के प्रति कंपैशनेट हो, जो कमाल की कम्युनिकेशन स्किल रखता हो। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो फियरलेस हो, जो बच्चों को जज ना करे, बच्चे को सवाल पूछते जवाब देते डर ना लगे। और सर अब सबसे बड़ा पॉइंट, सोशल मीडिया। आज बच्चे क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या बिहेव करेंगे, इन सब पर सोशल मीडिया का बहुत असर पड़ रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? बच्चे को बचपन से नहीं पता था कि मोबाइल के साथ आप घंटों बिता सकते हैं। देखिए, कभी आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाएं, किसी रेस्टोरेंट में, अब जब खाना खाने जाएंगे तो कई दफ़े मैंने ऐसा देखा कि यंग कपल होते हैं, वो आते हैं, छोटे से बच्चे के साथ आते हैं। तो रेस्टोरेंट भी जानते हैं कि उनको अपना समय व्यतीत करना है अच्छा, इसलिए वो एक कुर्सी लगा देते हैं बच्चे के लिए, और ये उस बच्चे को एक मोबाइल दे देते हैं तो ये आराम से खाना खा सकें। बच्चा मोबाइल में बिजी है। किसने सिखाया बच्चे को मोबाइल पे जाना? बच्चे ने तो नहीं सीखा। नहीं सर, हम ऐसा नहीं करते थे। फाइन, पापा घर आए, टीवी चालू की, न्यूज़ देखने लगे, मम्मा के पास टाइम निकला, मोबाइल उठाया, चलाने लगे। बच्चा आपको देखकर सीख रहा है, वो आपका रिफ्लेक्शन है, दाग चेहरे पर है। हम आईने को दोष नहीं दे सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि बच्चा बाहर ढूंढ क्या रहा है। ह्यूमन नेचर है, उसको एक्सप्रेस होना है। कई बार उसको वैलिडेशन चाहिए। आपने अच्छे कपड़े पहने, मम्मी के पास गए, मम्मी मैं अच्छा लग रहा हूं ना, वैलिडेशन चाहिए। कई दफा ऐसा होता है। इमोशनल सपोर्ट चाहिए। लेकिन क्या आप दावे से कह सकते हैं कि हमारे परिवारों में बच्चों के लिए ये इमोशनल सपोर्ट, ये वैलिडेशन, ये कनेक्शन मिल पा रहा है? मां बाप बहुत व्यस्त हैं, और ये व्यस्तता के चलते बच्चे के पास बताने के लिए सैकड़ों कहानियां होती हैं। मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, मम्मा आज ऐसा हुआ, मम्मा आज वैसा हुआ। लेकिन क्या मम्मा के पास टाइम है सुनने का? और अगर टाइम नहीं है तो दो चीजें हो रही हैं। उसे जो वैलिडेशन, जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और दूसरा, वो ये देख रहा है अपने आसपास, घर पे, नातेदारों में, रिश्तेदारों में, कि मोबाइल के बगैर किसी का चलता नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या है? मोबाइल या कोई टेक एनेबल्ड डिवाइस है जिसमें आप अनजान लोगों तक पहुंच सकते हैं। वो चीजें जो आपको घर से मिल सकती थी, अब वो आप अनजान लोगों से पूछ लेते हैं। तो आपने अपनी एक फोटो डाली, किसी ने कमेंट कर दिया, किसी ने फायर का इमोजी लगा दिया, आपको वैलिडेशन मिल गई, आप खुश हो गए, आपको और
मौका मिल गया अगली बार और बेहतर फोटो डालने का। डोपामीन। ये टेम्पररी डोपामीन जो है ये आपके परमानेंट खुशियां छीन रहा है। और समझना हमें यह पड़ेगा कि बच्चों को दोष देना बंद करिए कि बच्चा सोशल मीडिया देख रहा है। बच्चा सोशल मीडिया इसलिए देख रहा है क्योंकि बच्चे को आप नहीं देख पा रहे हैं। कई बार पेरेंट्स आके बात करते हैं, सर बच्चा हमसे बात नहीं करता। आपसे बात नहीं करता मतलब ये नहीं कि बच्चा बात नहीं करता, बच्चा कहीं तो बात कर रहा है। क्यों वहां बात कर रहा है, आपसे क्यों नहीं कर रहा? मान लीजिए आज आपका बेटा आपको अगर बोले मम्मा पता आज मेरी क्लास में ऐसा हुआ, क्या आप ऐसे बोलेंगे उससे? अच्छा सच में, और क्या हुआ? क्या आप ऐसे बोलेंगे तुम इन सबसे क्या लेना देना जी, छोड़ो पढ़ाई में ध्यान दो? अगर आप समय निकालें तो बच्चे को सोशल मीडिया जाना नहीं पड़ेगा। ये मना समझें कि मैं दोष आपको दे रहा हूं, लेकिन ये भी समझें कि बच्चे को दोष देना ठीक नहीं। तो क्या सर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया हुआ है जिसने आपके दिल को छू लिया हो? टीचर होते हुए कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। मैं एक दो वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा, बड़े मज़ेदार से हैं। मेरी एक बच्ची थी, भार्गवी उसका नाम, बहुत प्यारी बच्ची थी। 10th क्लास पढ़ने आई थी कोई 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो एक दिन मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कोई सवाल पूछा, मैं देखा बहुत अटक अटक के, बहुत हिचक के जवाब दे रही थी। तो क्यों बेटा क्या बात है, तुम्हें बन नहीं रहा? नो सर। बैठ गई। 2-4 दिन फिर यही बात हुई, उसने फिर कहा। मैंने उसको अलग से बोला, मैंने कहा सच बताओ प्रॉब्लम क्या है? सर वो सब लोग देखते मुझे डर लगता है। मैंने कहा मतलब तुम्हें सब लोगों के सामने बोलने में तकलीफ है? सर बहुत ज़्यादा सर, सब लोग, मैं आप मुझसे अकेले पूछे मुझे बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जाओ। गई। अब उस दिन से लेकर अगले करीबन 1 महीने तक मैंने हर दिन उससे सवाल पूछा। शुरू में उसने बड़ा रेजिस्टेंस शो किया कि अरे यार मुझसे ही पूछ रहे हैं। समय बीतता गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे जवाब देना शुरू किया। करते 20-30 दिन बीत जाने के बाद अब जब मैं जनरल सवाल ही बोलूं तो भार्गवी का हाथ ऊपर। अब इससे खुशी तो बड़ी हुई, लेकिन मजेदार बात हुई कि कुछ साल बाद भार्गवी मैडम का मैसेज आता है। कहती हैं सर आपको पता, मुझे ना मेरे कॉलेज में सब लोग जानते हैं और आज मेरा पहला ही दिन था। मैंने कहा तुमने ऐसा क्या किया? उसने मुझे बताया कि सर आज प्रोफेसर आए क्लास में और उन्होंने एक सवाल पूछा, पूरी क्लास में मैं ही जिसने हाथ उठाया और मैंने जवाब दिया। बहुत खूब। इससे आपको लगता है कि टीचर की क्या जिम्मेदारी है, क्या प्रभाव है? ऐसे एक बहुत खूबसूरत वाकया, एक बच्चा था हमारा, बहुत प्यारा बच्चा था, वसीम मेरा ख्याल उसका नाम, बहुत प्यारा बच्चा, मेरे ख्याल से 11th-12th पढ़ने आया। तो उसकी मदर जब मेरे पास, उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि सर वो एक बात कहनी थी। मैंने कहा जी कहिए। सर वो थोड़ी सी फाइनेंशियल हालत उतनी अच्छी नहीं है हमारी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपकी फ़ीस कम दे दें या बाद में दे दें कुछ? मैंने कहा आप चिंता मत करिए मैम, इसी फील्ड में हूँ, इसी फील्ड से कमा रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी, आप चिंता मत कीजिए, आप फीस मत दीजिए। लेकिन वो इस बात पे मानी नहीं, बहुत खुददार थी, उन्होंने फीस दी, कम दी और ये कह कर दी कि सर जब कभी होगा तो मैं दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत दीजिएगा, मुझे पढ़ाने दीजिए, ये बड़ा होगा मैं इससे लूँगा फीस। मजाक में कह के डाल दिया। कुछ साल बीत गए, एक दिन उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया सर वसीम की अम्मी बात कर रही हूँ। मैंने कहा जी कहिए। और तब तक मैं सारी बातें भूल चुका था। मैंने सर आपसे थोड़ा सा मिलना था। मैंने कहा जी प्लीज़ आइए मिलिए। आई वो, और जब वो आई तो उनके हाथ में कुछ नोट थे। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा सर वसीम की सैलरी आ गई। बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली वो मैं ले नहीं पाया, लेकिन मैंने एक सोवेनियर के तौर पर एक नोट रख लिया। मैं आमतौर पर सोवेनियर पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने रखा अपने पास। तो ऐसे बहुत सारे वाक़ये होते हैं जिनसे आपको कई बार एहसास होता है कि टीचर होना कितने भाग्य की बात है। क्या बात है सर, कितना खुशनसीब होगा आज वसीम, जहाँ भी होगा बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा, और मैं खूब दुआ करता हूँ कि वो न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा करे, लेकिन अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस लेवल की ईमानदारी आपको कम देखने मिलती है। सही कहा सर। जी जी सर, अगर मैं आपको जाते जाते 60 सेकंड दूँ और आपसे कहूँ कि अभी जितने बच्चे इंस्टाग्राम पर रील या यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? तो मैं इनसे कहूँगा हेलो रुकिए रुकिए ज़रा रुकिए, आपको पता है ये जो मोबाइल आपके पास है ना और ये जो रील है, ये आपके पॉकेट में हमेशा रहने वाली है और रील्स भी आती रहेंगी। ये इन्फ्लुएंसर भी कहीं नहीं जा रहे। लेकिन वो जो इस बिस्तर पर बैठकर आप ये देख रहे हैं ना, जिस घर में आप देख रहे हैं, ये मम्मी पापा भाई बहन,
ये ज़्यादा दिन आपके साथ रहने वाले हैं नहीं। एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, किसी और वजह से आप आज नहीं तो घर छोड़कर जाएंगे। और एक दफा घर छोड़कर गए तो फिर जब लौट कर आएंगे ना, ये घर वैसा नहीं लगेगा आपको। ये जो मम्मी आपको डांट रही होती है ना दिन भर, फिर पता क्या पूछेगी, बेटा खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, है कि नहीं। ये पापा जो आपको दिन भर जिनको देखकर आपको डर लगता है ना, वो आपको केयर शो करेंगे। आपको लगने लगे अरे मैं गेस्ट हूं क्या, मेरा ही तो घर है। ये घर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला आपके साथ। सलाह मानिए, फोन को फेंकिए एक तरफ और फिर जरा जोर की आवाज लगी, मम्मी कहाँ हो, बैठिए उनके साथ, बातें करिए, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट्स वेरी इंसाइटफुल, नॉलेजेबल फॉर द नेशन टू नो द रियलिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा ही अनुभव है। हो सकता है मेरे अनुभव बाकी लोगों के अनुभवों से अलग हों, ज़रूरी नहीं कि मेरी कही गई सारी बातें सही हों, जी। लेकिन हाँ, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करना एडुकेशन की समस्याओं के बारे में ज़रूरी है। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी सर, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।